दोस्तों, मेरा नाम है सुमित कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नो फ्रॉम सुमित। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं, जिसके अंतर्गत मैं पढ़ा रहा हूं आपको पुनर्जागरण में पढ़ा चुका हूं और प्रबोधन काल का एक लेक्चर दे चुका हूं। और इसमें जो चीज़ें पढ़ाने वाला हूं मैं मुख्यतः प्रबोधन काल के बाद जो उस विचारधारा को जिन लोगों ने सबसे ज़्यादा आगे बढ़ाया उनकी मैं चर्चा करने वाला हूँ, जिसमें पहला रूसो और दूसरा मोंटेस्क्यू और तीसरा वोल्टेयर हैं। तो ये तीनों के तीनों व्यक्ति फ्रांस के हैं और इन्होंने तीनों ने फ्रांस की क्रांति में सहयोग दिया। और साथ ही साथ अमेरिका के जो संविधान है, अमेरिका की जो एक तरीके से विचारधारा चल रही है, उसमें कहीं ना कहीं इन तीनों लोगों का सहयोग रहा। तो आइए शुरू करते हैं हम रूसो से। तो रूसो, एक सेकेंड, या रूसो, इसका जन्मकाल जो आप लोग देख सकते हैं। इसने अपने सिद्धांतों में क्या बताया है, इसने बोला है कि प्रकृति पर बल देना। इसका मतलब ये है कि इसने अपने सिद्धांत में बोला कि मानव जो है वो स्वतंत्र पैदा हुआ है, लेकिन एक विकास के क्रम में वो जंजीरों से जकड़ गया है। और इस विकास के क्रम के साथ ही वो जो है मतलब बहुत ज़्यादा उस समाज के अंतर्गत अपनी स्वतंत्रता को खो बैठा है। तो इस प्रकृति पर बल देने का अर्थ है कि मानव जो है इस भौतिक जगत से अलग हटकर अपनी प्राकृतिक अवस्था में वापस आए, यानी कि अपने धर्म, जाति और इन चीज़ों से हटकर वो एक मानवीय तरीके से सोचे। ठीक है। अब दूसरा इस पे देते हैं असमानता पर चोट। देखो, असमानता रूसों के हिसाब से, या देखा जाए तो हम कह सकते हैं अपने हिसाब से भी, कि असमानता दो तरह की होती है। एक तो प्राकृतिक असमानता, एक मानव निर्मित असमानता। प्राकृतिक वही के मतलब शरीर में कोई प्रॉब्लम है, या फिर प्रॉब्लम ना सही तो यानी शरीर की बनावट जो है वो नेचुरल तरीके से इसी तरीके से। लेकिन मानव निर्मित जो असमानता होगी कि यानी लिंग, जाति, धर्म के आधार पर हम किसी चीज़, व्यक्ति या किसी समूह के साथ भेदभाव करना, वो मानव निर्मित समानता है। तो जो रूसो है वो इस प्राकृतिक असमानता को तो कहता है ये तो नेचुरल है, ये तो ठीक है, नो प्रॉब्लम, बट ये मानव निर्मित समानता है, ये गलत है, इसको समाप्त करना चाहिए। और ये जो इसने सिद्धांत दिए ये समाजवाद के तत्व कहलाते हैं। अब ये समाजवाद क्या होता है, वैसे तो आपको मैं आने वाले लेक्चर में बताऊंगा ही, लेकिन अभी थोड़ा सा बता देता हूँ। समाजवाद में यानी कि सभी जो व्यक्ति हैं वो समान हैं और सभी के लिए समान अधिकार हैं। कोई किसी के ऊपर नहीं करता है किसी भी रूप में, चाहे वो अमीर हो या फिर मतलब उसकी कितना भी उच्च जाति हो, क्योंकि ये मानव निर्मित चीज़ें हैं। इसीलिए इस चीज़ को समाजवाद की धारणा नहीं मानती है, वो बराबरी की चीज़ मानती है। अब जो रूसो हैं उन्होंने राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया और सामान्य इच्छा का, मतलब राज्य की उत्पत्ति के बारे में बताया और सामान्य इच्छा का इन्होंने सिद्धांत दिया कि राज्य का उदय कैसे होता है और प्रजातंत्र निरंकुशता के बीच कैसे आ सकते हैं। देखो, राज्य की उत्पत्ति, देखो, रूसो ने बताया कि मानव जो था शुरुआत में वो शिकारी जीवन जी रहा था, और इसके साथ साथ वो इक्वली एक सिस्टम बना हुआ था कि यहाँ पर जो है लोग शिकार करेंगे और कोई किसी के ऊपर मतलब ये संपत्ति नहीं होगी। लेकिन धीरे धीरे क्या होने लगा, मानव थोड़ा समझदार, मतलब उसके अंदर अंदर क्या चीज़ आने लगी कि वो एक जगह ठहरना शुरू हो गया और हम कह सकते हैं कि वहाँ पर खेती करना उसने शुरू कर दिया। अब खेती करना शुरू कर दिया तो फिर वो प्रॉपर्टी एरिया लेने लगा, यानी एक संपत्ति लेने का, और उसी संपत्ति के डर का, अब उसे खोने का भी उसका डर होने लगा। तो अब संपत्ति धीरे धीरे बढ़ने लगी और उसे खोने का डर होने लगा और मानव जनसंख्या भी बढ़ने लगी। तो मानव ने, मतलब जितने भी लोग थे, उन्होंने अपने बीच एक एग्रीमेंट किया, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया, यानी एक सामान्य इच्छा जताई कि हम जो हैं एक राज्य का उदय करते हैं जिसमें हम अपनी कुछ अधिकार होते हैं अपने उस राज्य को सौंप देंगे। यानी कि इसके अलावा हम मतलब कुछ ऐसी पर्टिकुलर चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हम नहीं करेंगे। तो हम राज्य को अपने अधिकार सौंप देंगे जो कि प्रजातंत्र के तत्व दिखाई देते हैं। अब ये जो निरंकुशता की बात की गई है, दरअसल निरंकुशता की बात रूसो ने नहीं की, लेकिन उसके सिद्धांतों ने इसकी मतलब हम विकृत व्याख्या की गई है। कैसे, देखो समझते हैं। रूसो ने बोला कि जो लोग हैं वो सामान्य इच्छा के आधार पर अपने जो अधिकार हैं वो दूसरे व्यक्ति को भेज देंगे, सौंप देंगे, और वो उनकी रक्षा करेगा। लेकिन मान के चलो कि मतलब लोगों ने एक व्यक्ति को अपने अधिकार सौंप दिए किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए, लेकिन वो व्यक्ति क्या करता है, वो शक्ति लेने के बाद वो सामान्य इच्छा के नाम पर अब वो कुछ भी करे, गलत करे लोगों के साथ में, तो वो निरंकुशता के बीच हो जाते हैं। इसका एग्जाम्पल
फ्रांसीसी क्रांति में जब चल रही थी, तो जैसे लोगों ने एक व्यक्ति को, रॉबेस्पियर को चुना, तो वो सामान्य इच्छा के आधार पर चुना, लेकिन आगे चलकर क्या होता है कि वो जो है सामान्य इच्छा के नाम पर लोगों को बहुत ज़्यादा मारता है, मानवाधिकारों का हनन करता है, जो कि इसकी विकृत व्याख्या कह सकते हैं, यानी कि ये जो व्याख्या है इसको गलत तरीके से बताया गया है। ठीक है, तो दरअसल रूसो के बारे में तो यही मुख्यतः इस चैप्टर के बारे में है। बाकी जो एक दूसरा विचारक है मोंटेस्क्यू का आप जन्मकाल देख सकते हैं। इसने मुख्यतः शासन की शक्तियों के बारे में बताया, जो कि मानवाधिकारों पर आधारित होकर इसने शासन की शक्तियों को कहा कि जो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका होती है। विधायिका कानून बनाने वाली, कार्यपालिका कानून लागू करने वाली, और न्यायपालिका यानी कि वो कानून गलत है सही है क्या है उसके बारे में न्याय करने वाली, लोगों के साथ न्याय करने वाली। अब ये जो तीनों की तीनों चीज़ होती हैं वो किसी राजा को दे दी जाएँ, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, वो राजा निरंकुश हो जाएगा, यानी कि उस पर आधारित करेगा वो कब मतलब कानून को लागू करे, किस तरीके से उसका पालन कराए, किस तरीके से वो न्याय दे, वो अपने फ़ायदे के लिए चीज़ें बदल सकता है। लेकिन मोंटेस्क्यू ने कहा कि जब इनकी शक्तियों का पृथक्करण कर दिया जाएगा, कि इसको अलग अलग तरीके से बांट दिया जाएगा, तो निरंकुशता नहीं रहेगी, मानवाधिकारों की सुरक्षा होगी, जो कि मोंटेस्क्यू का विचार था, जो प्रबोधन काल का, जैसे कह सकते हैं कि उस समय ये विचार जो थे, अभी देखो आपको ये चीज़ें बताई जा रही हैं, आपने जन्म लेते ही बहुत सारी ऐसी चीज़ें पढ़ी, तो आपको काफ़ी कॉमन लग रही होंगी ये चीज़ें कि ये तो बहुत सिंपल सी चीज़ें, इसमें क्या है। लेकिन ऐसी विचारधारा शुरुआत में नहीं थी, यानी कि 18वीं सदी से पहले ऐसी विचारधारा का बहुत नाम मात्र की चीज़ें थी और इस व्यवस्थित रूप में नहीं थी। जब ऐसे ऐसे कुछ दार्शनिकों ने, जैसे मोंटेस्क्यू दार्शनिक ने ये शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत दिया, तो ये काफ़ी लोकप्रिय हुई और ये पहली बार चीज़ें बताई गई थी। अब जो तीसरा विचारक था वो वोल्टेयर था। अब वोल्टेयर ने, जैसे ज़्यादातर उस टाइम पर, जैसे मैंने बताया भी था कि पुनर्जागरण काल से पहले जो चर्च व्यवस्था, जो धर्म केंद्रित आधारित व्यवस्था थी, उसके विपरीत इसने कुछ चीज़ों पर बल दिया, जैसे कि मानवाधिकारों पर बल दिया। जैसे उस समय मानवाधिकारों की कोई बात नहीं थी, नहीं करते थे, तो इसीलिए मानवाधिकारों पर बल दिया। इसने चर्च व्यवस्था की आलोचना की और ईश्वर मनुष्य के हृदय में है। जैसे पहले क्या चीज़ लोग बोलते थे कि ईश्वर इस मतलब संगठन में, या फिर इस संगठन का अर्थात यानी कि चर्च में, या फिर पर्टिकुलर इन लोगों के ज़रिए ईश्वर का मतलब जो है बातचीत की जाती है। तो ऐसा उसने आलोचना की उन लोगों की और कहा कि ईश्वर जो है मनुष्य के हृदय में है। राजतंत्र की शक्ति सीमित करने की इसने बात की कि जो राजतंत्र है वो लोगों पर इस तरीके से शासन करता है कि लोगों के अपने, यानी कि अपने अधिकारों की असीमितता को दिखाकर दूसरों के अधिकारों को इतना सीमित कर देता है कि जिससे मानवाधिकारों पर हनन होता है। लेकिन ये मानवाधिकारों की बात करता है, इसी के चलते वो राजतंत्र की शक्ति को सीमित करने की बात करता है और कहता है कि संवैधानिक शासन होना चाहिए, स्वतंत्रता पर, मानव की स्वतंत्रता पर बल देना चाहिए, और जो अन्याय, धार्मिक कर्मकांड होते हैं, ये जो राजतंत्र अपने लिए करता है, उसके विरुद्ध ये जो है आवाज़ उठाई इसने और कहा कि संवैधानिक शासन होना चाहिए और स्वतंत्रता पर बल देना चाहिए। अब दरअसल जो प्रबोधन काल की चीज़ें मैंने बताई और इनके जो विचारकों के बारे में मैंने बताया, अब इनके धीरे धीरे कर चलते क्या होता है कि विचार काफ़ी लोकप्रिय हो गए उस मतलब जगह पर, और उस जगह के चलते क्या होता है कि उस प्रबोधन काल में, और इसका महत्व, इसका प्रभाव क्या पड़ता है, इनके बातों का, इनके दर्शन का, इनकी फिलोसॉफीज़ का, बातों का फ़र्क क्या पड़ता है कि एक आधुनिक विश्व का निर्माण होता है। यानी कि इससे पहले जो विश्व था वो आधुनिक नहीं था, लेकिन इनके विचार, क्योंकि ये आधुनिक विचार थे, सबसे पहले विचार आ रहे थे कि मानव केंद्रित व्यवस्था, मतलब उस समय अगर जाकर सोचा जाए तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी, वो राजतंत्र पर आधारित, वो सामंतवाद पर आधारित व्यवस्था थी। लेकिन जब ये आधुनिक विश्व का निर्माण करने के जो इसने तत्व दिए, उससे आधुनिक विश्व का निर्माण हुआ, जिसमें कि मानव केंद्रित विश्व आने लगा। यानी पहले धर्म की आधार पर चीज़ें चल रही थी, पहले राजतंत्र चल रहा था, वो मानव केंद्रित आने लगा, तो मानवतावाद और समानतावाद पर बल दिया जाने लगा। और प्रयोग परीक्षण पर बल, जैसे पहले क्या चीज़ें थी कि पहले कुछ भी बताया जाता था उसको एक्सेप्ट किया जाता था, यानी कि जो राजा ने कहा, जैसे कहते हैं जो राजा ने कहा या जो धर्म ने कहा वही बात सत्य मानी गई। लेकिन प्रबोधन काल के चिंतकों की वजह से, या उन्होंने जो ऐसी बात कही कि ऐसे हम किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते, ये प्रयोग परीक्षण पर पहले हमें पहले प्रयोग करना चाहिए और उसके परीक्षण के आधार पर जो निष्कर्ष निकलता है उसके आधार पर हमें उस चीज़ को मानना चाहिए। तो ऐसी व्यवस्था थी, एक साइंटिफिक अप्रोच की वैल्यू बढ़ी और वैज्ञानिक खोजों का मार्ग खुला। और
हमारे तर्क पर बल दिया गया, यानी कि हमारे जो हमने चीज़ बोली सिर्फ उसी पर बल नहीं दिया गया, सिर्फ तर्क पर बल दिया गया, यानी जो बात है उसके पीछे कितना लॉजिक है, उस चीज़ के ऊपर आधारित होकर आगे चीज़ें बढ़ी। और इसके प्रभाव में क्या हुआ कि एक लोकतांत्रिक शासन की व्यवस्था सामने लाने लगी कि जब लोग मानवतावाद पर और मानवाधिकारों पर बल दिया जाएगा तो जितने ज़्यादा लोग एक चीज़ को एग्री करेंगे वो चीज़ ही सत्य मानी जाएगी। अदरवाइज सिर्फ एक लोग या दो लोग या कुछ छोटे समूह द्वारा वो चीज़ जो है मतलब वो चीज़ जो है लागू नहीं हो पाएगी। इसलिए लोकतांत्रिक शासन आया और संवैधानिक शासन की स्थापना होने लगी, जैसे कि हम उसमें अमेरिकी क्रांति में देख सकते हैं और फ्रांसीसी क्रांति और उसके आने वाले बाद जितने भी देशों ने जो अपनाया उसके बारे में देख सकते हैं। और मानवतावाद की घोषणा की गई और एक धर्मनिरपेक्ष की बात की गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो पॉइंट है कि इससे पहले जहाँ पर भी यूरोप में जो व्यवस्था चल रही थी वो धर्म पर आधारित थी, यानी चर्च का और ये बाइबल का और ये ईसाई पादरियों का बहुत ज़्यादा दबदबा था शासन पर। लेकिन उसके बाद ये धर्मनिरपेक्ष राज्य आने लगा, जिसे कि हम एक और फिलोसोफर जो है मैकाइवली के बारे में कह सकते हैं कि उसने धर्मनिरपेक्ष राज्य की बारे में काफ़ी बात की। अब इन सब का क्या निष्कर्ष निकलता है कि इन सब ने जो बातें बताई उससे आगे आने वाले भविष्य में, यानी कि आगे आने वाले समय में क्या क्या चीज़ होने लगी। तो एक मुक्त व्यापार की अवधारणा विकसित होने लगी, यानी कि पहले जो व्यापार क्या होता था कि एक ज़बरदस्ती व्यापार, किसी का शासन का, जैसे वाणिज्यवाद कह सकते हैं कि कोई एक बड़ी शक्ति है, जैसे ब्रिटेन था एक समय पर, तो वो अन्य देशों के साथ जैसे हमारे भारत के साथ भी क्या करता था, एक वाणिज्यवाद की नीति अपनाता था, यानी कि ज़बरदस्ती चीज़ों को व्यापार पर थोपता था कि तुम्हें चीज़ खरीदनी पड़ेंगी और यहाँ से हम ये चीज़ जो है कच्चा माल वगैरह ये सब हम लेकर जाएंगे। तो ये एक मुक्त व्यापार की अवधारणा सामने आने लगी और आगे चल के एक फ्रांसीसी क्रांति सामने आने लगी, जिसके अंतर्गत जो है एक राजा के शासन को ख़त्म करके मानव के मूल्यों पर, मानवाधिकारों के बल पर, मानवाधिकारों पर आधारित एक व्यवस्था सामने आने लगी। सेम इसी तरीके से एक अमेरिकी क्रांति सामने आने लगी और एक मध्य वर्ग का उत्थान, यानी कि पहले जो लोग थे, जैसे स्टार्टिंग में क्या था कि पहले तो बराबर थे, उसके बाद क्या होने लगा, एक स्वामी दास का जो है निर्माण होने लगा। फिर स्वामी दास से चीज़ें एक कृषक और एक सामंतवाद के रूप में बदलने लगी और कृषक सामंतवाद के बाद उसके बाद चीज़ें आगे बढ़ने को लेकर देखा जाए तो पूंजीवाद में जो है एक पूंजीपति और दूसरा मजदूर के बीच में हो सकती है। लेकिन उसके बाद एक मध्य वर्ग का उत्थान होता है कि जब, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के भले की बात करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग में उसमें एक मध्य वर्ग का, नवीन वर्ग का उत्थान होने लग जाता है। एक समाजवादी विचारधारा आने लगी कि सभी का बराबर कल्याण होना चाहिए, सभी के पास सभी अधिकार होना चाहिए, समानता का अधिकार होना चाहिए। इसी के साथ एक औद्योगिकरण आने लगा, क्योंकि जब हम प्रयोग परीक्षण पर बल दे रहे हैं, हम भौतिक जीवन पर बल दे रहे हैं, हम पारलौकिक जीवन की जगह एक लौकिक जीवन पर, यानी कि जो भी है संसार में ये पर्याप्त है, इस तरीके के जीवन पर बल दे रहे हैं, तो हम प्रयोग परीक्षण करके वैज्ञानिक क्रांति के द्वारा एक औद्योगिकरण, यानी कि औद्योगिकरण का अर्थ है कि पुराने जो निर्मित किसी भी वस्तु को निर्मित करने की व्यवस्था को परिवर्तित किया गया, तो उस परिवर्तन के हिसाब से जब चीज़ें आगे बढ़ने लगी तो वो सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र में भी परिवर्तन आने लगे। इस औद्योगिकरण के चैप्टर को हम अलग से ही पढ़ेंगे, जिसके बारे में बताऊंगा। अभी आप समझ सकते हैं कि एक औद्योगिकरण चीज़ जो है वो प्रबोधन काल से आने लगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक इट एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट।